ओम नमः शिवाय, ओम धन्वंतराय नमः। हेलो एवरीवन, वी होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में स्वागत है। जैसा कि आपको हमारे चैनल के नाम से ही पता चल गया होगा कि ये चैनल आयुर्वेदा से रिलेटेड है। यहाँ पर हम आपके साथ आयुर्वेदा से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। वी होप ये आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा एंड हमारे इस चैनल पे आपको एवरी थर्सडे न्यू वीडियो मिलेगी। सो अगर आप आयुर्वेद से किसी भी तरह से जुड़े हैं और आयुर्वेद के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल यू आर ऑन अ राइट प्लेस। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, वॉच आवर वीडियोस रेगुलरली एंड इफ यू फाइंड आवर नॉलेज वैल्यूएबल, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद अदर आयुर्वेदा लवर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले चरक संहिता के निदान स्थान के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो निदान स्थान का वर्णन यहाँ पर क्यों किया गया है? तो आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान से पहले निदान स्थान का वर्णन किया है, क्योंकि चिकित्सा स्थान में ट्रीटमेंट के बारे में बताया गया है और किसी भी डिजीज की ट्रीटमेंट करने में हम सक्षम तभी होंगे जब हमें पहले डिजीज के निदान, लक्षण, संप्राप्ति एटसेट्रा के बारे में ज्ञान होगा। तो इन सब चीजों के ज्ञान को बताने के लिए तो सबसे पहले निदान स्थान का वर्णन चिकित्सा स्थान से पहले किया गया है। तो अब हम जानेंगे कि निदान स्थान को दूसरे किन किन नामों से जाना जाता है। आचार्य चरक ने निदान स्थान के लिए व्याधि संग्रह स्थान और निग्रह स्थान ये दो नाम दिए हैं। तो अब हम जानेंगे कि निदान स्थान जो अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग बताया गया है उसमें कितने कितने चैप्टर्स हैं। तो आचार्य चरक ने निदान स्थान में 8 चैप्टर बताए हैं। आचार्य सुश्रुत और अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में 16 चैप्टर निदान स्थान में बताए गए हैं। अब हम जानेंगे कि चरक संहिता के निदान स्थान में जो 8 चैप्टर हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो जो चरक संहिता के 8 चैप्टर्स हैं उनके नाम हैं ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, प्रमेह, कुष्ठ, राजयक्ष्मा, उन्माद और अपस्मार। तो आप सबके मन में भी कभी ना कभी ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि जब जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है ज्वर निदान अध्याय, तो सबसे पहले ज्वर का ही वर्णन क्यों किया गया है? क्योंकि इसमें 8 डिजीज जो है निदान स्थान में मेन आचार्य चरक ने बताई है, तो उनमें सबसे पहले ज्वर का वर्णन ही क्यों किया गया? ये क्वेश्चन सबसे पहले सबके माइंड में जरूर कभी ना कभी आया होगा। तो आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा चैप्टर 3 में ये बताया है ज्वर के लिए, देह इंद्रिय मन तापी सर्व रोग अग्रजो बली। तो ज्वर क्या है? जो देह इंद्रिय और मन में ताप उत्पन्न करने वाला है, सभी रोगों में जो अग्रज यानी कि बड़ा है और सबसे जो बलवान है। तो जो बलवान होता है वो प्रधान होता है और प्रधान होने के कारण ही जो ज्वर का वर्णन आचार्य चरक ने सबसे पहले किया है। और ज्वर की प्रधानता बताते हुए आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र अध्याय 39 में बताया है, जन्म आदो निधने चैव प्रायो विशति देहिनम अतः सर्व विकाराणाम अयम राजा प्रकीर्तित है। मतलब कि जो इंसान का जब जन्म होता है तब भी उसको फीवर होता है और जब उसका निधन होता है तब भी उसको ज्वर होता है। इसीलिए यह क्या है? सभी विकारों का राजा है। और जो राजा होता है वो तो आपको पता है प्रधान होता है, और जो प्रधान है उसका वर्णन आचार्य चरक ने क्या किया है? डिजीज में सबसे पहले किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि है ज्वर निदान अध्याय। तो इसका फर्स्ट जो श्लोक है वो है, अथातो ज्वर निदानम व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेय। तो अथ जो शब्द है वो आचार्य मंगलाचरण के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो अथ शब्द है वो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले जो ब्रह्मा है उनके कंठ से निकला था, इसीलिए ये क्या है? मंगलाचरण का द्योतक है। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए हम इस चैप्टर की व्याख्या करेंगे, जैसा कि भगवान आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। अब हम नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक है, ई खलु हेतु निमित्त आयतनम कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थानम निदानम इति अर्थांतरम तत्त्रिविधम असात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध परिणामश्च इति। तो सबसे पहले जो श्लोक है वो क्या है? निदान का लक्षण।
तो जो हमारे प्राचीन जो साहित्य होते थे उनमें जो आचार्य ऐसे वर्णन करते थे कि जब उनको किसी भी चीज के लक्षण के बारे में बताना होता था तो उसी अर्थ वाले बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके वो उसके लक्षण के बारे में बताते थे। तो ये पहले परंपरा होती थी। तो उसी परंपरा के तहत आचार्य चरक ने निदान के लक्षण बताए हैं। जो भी ये वर्ड यूज किए गए हैं, हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, ये सभी क्या है, निदान को ही बताने वाले हैं, एक ही अर्थ के बोधक हैं। तो इन सब को हम क्या है, निदान का पर्याय भी कह सकते हैं। तत्र त्रिविधम तो मतलब क्या है, 3 टाइप के निदान बताए गए हैं, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो असात्मेन्द्रियार्थ संयोग क्या होता है कि असात्म इंद्रियों का इंद्रिय अर्थ संयोग की इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ जो संयोग है वो असात्म है, मतलब कि सही संयोग ना होना। प्रज्ञापराध भी धृति और स्मृति का विभ्रंश और परिणाम से हम काल को लेते हैं। इन सब के बारे में जो डिटेल है जब हम निदान पंचक इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे तो उसमें जो निदान के टाइप्स हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो डिटेल में इन तीनों के बारे में मैं आपको वहां पे बताऊंगी। अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। रोगों के त्रिविध व द्विविध प्रकार। अतः त्रिविधा व्याधय प्रादुर्भवन्ति आग्नेया सौम्या वायवश्च द्विविधाश्च अपरे राजसा तामसाश्च। तो अब यहाँ पर आचार्य ने रोगों के त्रिविध और द्विविध प्रकार बताए हैं, मतलब कि 3 टाइप के डिजीज और 2 टाइप के डिजीज ऐसे डिवीजन करके उन्होंने बताया है। तो जो पहले डिवीजन है आग्नेय, सौम्य और वायव्य। तो क्या है कि आग्नेय मतलब पित्त प्रधान, सौम्य कफ प्रधान और वायव्य वात प्रधान। जैसे कि हम सबको पता है कि 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। जो शारीरिक दोष हैं वो 3 बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। जो दोष होते हैं वो दूषियों को दूषित करके रोगों की उत्पत्ति में कारण होते हैं, इसलिए दोषों की प्रधानता के आधार पर आचार्य चरक ने 3 टाइप के डिजीज बताए हैं, आग्नेय, सौम्य और वायव्य। दूसरे जो हमारे मानसिक दोष होते हैं, रज और तम। जो सत्व होता है वो मानसिक गुण होता है और जो रज और तम होते हैं वो दोष होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो दोष होते हैं वो डिजीज की उत्पत्ति में कारण होते हैं, जब वो दूषियों को दूषित करते हैं अपनी सम मात्रा से, जब वो विषम हो जाते हैं। तो मानसिक दोषों के आधार पर भी 2 टाइप के डिजीज बताए गए हैं, राजस और तामस। उसके बाद जो श्लोक है उसमें व्याधि का लक्षण बताया गया है। तत्र व्याधिर आम्यो गदह आतंको यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग इति अर्थांतरम। तो जैसा कि हमने निदान का लक्षण में पढ़ा था, हमने देखा था कि आचार्य ने क्या किया था कि जो व्याधि के लक्षण बताने के लिए समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया था, तो वैसी ही परंपरा यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही है। व्याधि के लक्षण बताने के लिए भी आचार्य ने क्या किया है कि समान अर्थ वाले बहुत सारे जो शब्द हैं उनको यहाँ पे लिखा है। जैसे कि गद, तो गद क्या होता है, विष होता है। गद को विष के अर्थ में भी लिया जाता है और विष से क्या होता है, हमारे शरीर में कष्ट होता है, मृत्यु तक हो जाती है हमारी। तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न करता है। और जब हमारे शरीर में जो कष्ट होता है, रुजा होती है, तो उसको क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। आतंक मतलब कि जिससे हम आतंकित होते हैं, जिससे हमारे शरीर में भय उत्पन्न होता है, तो उसको भी क्या कहते हैं, व्याधि कहते हैं। इसी तरह विकार जो विकृति उत्पन्न करे, रोग। तो ये सभी अर्थ, ये सभी जो वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं, एक ही अर्थ के बोधक हैं। तो व्याधि का लक्षण यहाँ पे बताया गया है। अब जो नेक्स्ट श्लोक है वो निदान पंचक। ये देखें, तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंग उपशय संप्राप्ति। तो क्या है कि तस्य उपलब्धि क्या है, तस्य से मतलब है, आप देखें पहला श्लोक देखो कि हमने व्याधि के लक्षण पढ़े थे। तो क्या है कि व्याधि की उपलब्धि जिसके द्वारा होती है, तो व्याधि की उपलब्धि किसके द्वारा होती है, निदान पूर्व रूप लिंग उपशय और संप्राप्ति के द्वारा। तो ये निदान पंचक क्या बताए गए हैं कि रोगों का जिनसे हमें ज्ञान हो सके, वो 5 चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। और इन 5 चीजों का ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए, तभी हम किसी भी डिजीज को संपूर्ण रूप से जान पाएंगे और तभी हम चिकित्सा में सक्षम हो पाएंगे। तो अब हम एक एक करके इन सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है निदान। तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे। तो क्या है कि सबसे पहले किसका वर्णन करेंगे, निदान का वर्णन करेंगे। और निदान का वर्णन क्या है, तत्र निदान कारणम। तो वो निदान क्या है, कारणम है। कारण मतलब कारण है, वो किसी भी चीज का रीजन है। किसी भी जो कार्य की उत्पत्ति होती है वो कारण के बिना नहीं होती। कोई भी जो, अब जैसे व्याधि की उत्पत्ति है वो भी किसी का बिना कारण के नहीं होगी। इति उक्तम अग्रे, की जैसा हमने पहले भी पढ़ा था। अब निदान के जो लक्षण थे वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वहां पे हमने देखा था कि आचार्य चरक ने कितने टाइप के निदान
निदान बताए थे, 3 टाइप के निदान बताए थे। तो अब हम निदान के टाइप्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है 3 प्रकार, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम। तो मैंने आपको बताया था कि इंद्रियों का उनके अर्थों के साथ, उनके जो भी काम है, उनके जो भी विषय हैं, उनके साथ असात्म संयोग होना। तो असात्म संयोग किस प्रकार से होते हैं? हीन योग, मिथ्या योग और अति योग। हीन योग जैसे वर्ड से ही समझ आ रहा है कि हीन मतलब कि कम, तो जितना होना चाहिए उससे कम संयोग होना। अति योग मतलब जितना होना चाहिए उससे अति मात्रा में संयोग होना। और मिथ्या योग क्या है? मिथ्या का मतलब होता है झूठ, तो जिस प्रकार का संयोग होना चाहिए वैसा ना होके किसी और तरह से संयोग होना, तो वो क्या है? मिथ्या योग है। ये सभी हम इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि शीत ऋतु है, तो शीत ऋतु में जो ठंड पड़ती है, अगर वो नॉर्मल जितनी पड़नी चाहिए उतनी पड़ती है तो क्या है? वो शीत ऋतु का समयोग है। लेकिन जितनी पड़नी चाहिए उससे बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में अगर शीत पड़ेगी तो वो भी क्या होगी? डिजीज की उत्पत्ति का कारण होगी। तो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ठंड पड़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? शीत ऋतु का अति योग हो जाएगा। और हीन योग क्या है? कि शीत ऋतु में जितनी शीत पड़नी चाहिए उससे बहुत कम मात्रा में शीत अगर पड़ रही है तो वो क्या हो जाएगा? शीत ऋतु का हीन योग हो जाएगा। और मिथ्या योग कैसे समझेंगे हम? मिथ्या योग ऐसे समझ सकते हैं कि शीत ऋतु में शीत ना पड़ के गर्मी पड़ने लग जाना। तो जिस ऋतु का जो भी व्यवहार है वो वैसा व्यवहार न करके दूसरा विपरीत व्यवहार करने लग जाए तो उसको क्या कहेंगे? मिथ्या योग कहेंगे। तो ऐसे ही हम काल के संदर्भ में समझ सकते हैं, ऐसे ही प्रज्ञापराध के। उसके बाद 4 टाइप के निदान बताए हैं, सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट, व्यभिचारी और प्रधानिक। तो सन्निकृष्ट जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप, पास में, या फिर मतलब कम टाइम में। और विप्रकृष्ट का मतलब क्या होता है? दूरस्थ। तो सन्निकृष्ट निदान कौन से होते हैं? वो निदान कि जिनके सेवन करने से दोष प्रकोप होकर सद्य व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है, जिसमें व्याधि की उत्पत्ति में टाइम नहीं लगता है, उसको क्या कहेंगे? सन्निकृष्ट निदान कहेंगे। मतलब कि हमने निदान का सेवन किया, उससे दोषों का प्रकोप हुआ और उससे व्याधि की उत्पत्ति हो गई, तो वो उस निदान को हम क्या कहेंगे? सन्निकृष्ट निदान कहेंगे। उसके बाद है विप्रकृष्ट निदान। विप्रकृष्ट का मतलब बताया था मैंने, दूरस्थ, मतलब कि व्याधि की उत्पत्ति में क्या है? टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि जो कफ का संचय काल होता है वो हेमंत ऋतु होती है और प्रकोप काल क्या होता है? वसंत ऋतु होती है। तो हेमंत ऋतु में अगर हम कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? कफ का संचय हो जाएगा, लेकिन वो तब व्याधि की उत्पत्ति का कारण नहीं बनता। कफज जो रोगों की उत्पत्ति कब होती है? जब वसंत ऋतु में सूर्य के ताप से वो कफ जो है वो पिघल जाता है और वो प्रकोपित होता है, तब वो रोगों की उत्पत्ति करता है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमने निदान सेवन कब किया था? हेमंत ऋतु में। और डिजीज की उत्पत्ति कब हो रही है? वसंत ऋतु में। तो ये हो गया दूरस्थ, मतलब कि बाद में, कुछ काल के बाद में जब व्याधि की उत्पत्ति होती है तो उसको क्या कहेंगे? विप्रकृष्ट निदान कहेंगे। उसके बाद है व्यभिचारी। व्यभिचारी क्या है? कि जब कोई भी हम निदान सेवन करते हैं उससे जो दोष हैं वो कुपित होते हैं। तो क्या है कि जो वो दोष हैं वो अल्प मात्रा में या तो कुपित होते हैं या तो वो व्याधि की उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं होते, उनमें इतना बल नहीं होता कि वो व्याधि की उत्पत्ति कर सके, या फिर अगर वो व्याधि की उत्पत्ति करते हैं तो व्याधि का जो बल है बहुत ही अल्प होता है। तो हमने अब ये सिद्धांत पढ़ा था पहले कि जो निदान सेवन करेंगे तो उनसे क्या है? व्याधि की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि जो ये सिद्धांत है इसका व्यभिचरण नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पालन नहीं हो रहा है इस सिद्धांत का। तो ऐसा होने, सिद्धांत का व्यभिचरण होने से, पालन ना होने से, इसको क्या कहेंगे? व्यभिचारी निदान कहेंगे। उसके बाद है प्रधानिक निदान। तो प्रधानिक क्या है? जो प्रधान रूप से व्याधि की उत्पत्ति का कारण बनता है, उस निदान को क्या कहेंगे? प्रधानिक निदान कहेंगे। जैसे कि विष के सेवन से निश्चित ही मृत्यु हो जाती है, तो ये क्या है? प्रधानिक निदान है। उसके बाद हम और भी निदान के टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे कि दोष हेतु, व्याधि हेतु और उभय हेतु। दोष हेतु से जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि हेतु क्या है? वो दोष के प्रकोप का कारण बन रहा है, उसको क्या कहेंगे? दोष हेतु कहेंगे। व्याधि हेतु क्या है? कि जो हेतु व्याधि की उत्पत्ति का कारण बन रहा है। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे कि मिट्टी खाने से पांडु रोग की उत्पत्ति हो जाती है, तो जो मिट्टी खाना जो निदान है वो व्याधि का हेतु है। उभय हेतु, उभय का मतलब होता है दोनों, तो मतलब कि जो हेतु दोषों का प्रकोप भी करे और व्याधि की उत्पत्ति भी कर दे, तो उस निदान को क्या कहेंगे? उभय हेतु कहेंगे। उसके बाद क्या है? 2 टाइप के निदान कहे गए हैं, उत्पादक हेतु और व्यंजक हेतु।
तो उत्पादक हेतु क्या है, जो कि प्रधान रूप से उत्पादन में जो हेतु होता है, किसी डिजीज की उत्पत्ति में जो कारण होता है प्रधान रूप से, उसको क्या कहते हैं, उत्पादक हेतु कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा था कि जो कफ का संचय किस कारण होता है, कि हम जो है हेमंत ऋतु में कफज आहार विहार का जो सेवन करते हैं, तो वो क्या है, उत्पादक हेतु है, कि वो उत्पादक है, हमने निदानों का सेवन किया तो कफ का संचय हो गया। व्यंजक हेतु क्या होता है, जो कि उसमें साधक होता है, जो उसमें हेल्प करता है डिजीज की उत्पत्ति में। जैसे कि जो सूर्य का ताप है, वसंत ऋतु में सूर्य का ताप आने से कफ जो है वो पिघलेगा और प्रकोपित हो जाएगा और डिजीज की उत्पत्ति का कारण बन जाएगा। तो जो सूर्य का ताप है वो कौन सा हेतु है, व्यंजक हेतु है। उसके बाद दो टाइप के और हेतु बताए गए हैं, बाह्य हेतु और आभ्यंतर हेतु। बाह्य हेतु क्या है, हमारे शरीर के बाहर से कोई भी जो हेतु है और जो हमारे शरीर में व्याधि की उत्पत्ति का कारण बनता है, जैसे कि कोई अभिघात वगैरह, कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई शस्त्र से प्रहार वगैरह, तो ये सारे कारण किसमें आएंगे, बाह्य हेतु में। आभ्यंतर हेतु में क्या है कि हमारे शरीर में जो दोष हैं और दुष्य हैं उनकी विकृति से जो डिजीज की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो किसमें आएंगे, आभ्यंतर हेतु में आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्व रूप परिभाषा व प्रकार। तो पूर्व रूप, जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, पूर्व रूप, रूप से जो पहले है ना, पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि। तो व्याधि की उत्पत्ति से पूर्व जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, पूर्व रूप कहते हैं। तो पूर्व रूप है जो हमें पहले ही ये बता देते हैं कि अब आपके शरीर में ये लक्षण उत्पन्न होने लगे हैं, तो आपको भविष्य में इस व्याधि की उत्पत्ति हो सकती है। तो हमें जो पहले ही सतर्क कर देते हैं, तो वो क्या है, पूर्व रूप है। तो पूर्व रूप के अगर हम टाइप्स देखें तो पूर्व रूप के दो टाइप्स हैं, सामान्य पूर्व रूप और विशिष्ट पूर्व रूप। तो सामान्य मतलब कि नॉर्मल, नॉर्मल मतलब जो हमें ये बता दे कि इस निदान का आप सेवन कर रहे हैं तो आपको मतलब ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो आपको ये व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। हमें ये ना बताए कि आपको कौन से दोष प्रधानता वाली व्याधि उत्पन्न होगी, बस सामान्य हमें ये बता दे कि जैसे कि आपको ज्वर की उत्पत्ति हो जाएगी, तो हमें ये नहीं बताएंगे कि आपको वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर, कौन से ज्वर की उत्पत्ति होगी, बस ये बता देंगे कि आपको ज्वर व्याधि की उत्पत्ति हो जाएगी, तो उसको कहेंगे सामान्य पूर्व रूप। विशिष्ट पूर्व रूप मतलब विशेष, स्पेसिफिक, जो हमें बताए, तो हमें ये तो बताए कि आपको ज्वर की उत्पत्ति होगी, साथ साथ हमें ये भी बताए कि आपको वातज ज्वर की उत्पत्ति होगी, पित्तज ज्वर की उत्पत्ति होगी या फिर कफज ज्वर की उत्पत्ति होगी। तो जो दोष प्रधानता, स्पेसिफिक टाइप जो डिजीज का हमें बताए, उसको क्या बोलेंगे, विशिष्ट पूर्व रूप बोलेंगे। उसके बाद है रूप। प्रादुर्भूतम लक्षणम पुनः लिंगम तत्रलिंगम आकृति लक्षणम चिन्हम संस्थानम व्यंजन रूपम इति अर्थांतरम। तो क्या है कि प्रादुर्भूतम लक्षणम पुनः लिंगम, उत्पन्न हुए रोगों के जो लक्षण हैं उनको क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। यहाँ पे जो ये श्लोक है ये थोड़ा आप अपनी बुक से मैच कर लेना, ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे क्या है, लिंगम आकृति लक्षणम, तो उत्पन्न हुए रोगों के लक्षण को लिंग कहते हैं। लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन और रूप, ये सब क्या है, सब पर्याय हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आचार्य क्या करते थे, एक अर्थ वाले जो शब्द होते थे उनका वर्णन किसी भी चीज के लक्षण को व्यक्त करने के लिए यूज करते थे। तो उसी परंपरा को हम यहाँ पे देख सकते हैं। आकृति, चिन्ह, संस्थान वगैरह क्या है, ये रूप के पर्याय हैं। तो जो लक्षण व्याधि की उत्पत्ति के पश्चात होते हैं और हमें ये बताते हैं कि एग्जैक्ट ये व्याधि उत्पन्न हो गई है, तो उनको क्या कहेंगे, रूप कहेंगे। उसके बाद है उपशय। उपशय पुनः हेतु व्याधि विपरीता नाम विपरीत अर्थकारी नाम च औषध आहार विहारा नाम उपयोग है सुख अनुबंध। तो उपशय क्या है कि औषध आहार और विहार का सुख उपयोग, सुखा वह जो उपयोग है उसको क्या कहते हैं, उपशय कहते हैं। तो वो क्या होता है, हेतु व्याधि विपरीत भी होता है, विपरीत अर्थकारी भी होता है। तो विपरीत से हम क्या समझते हैं कि जो अपोजिट हो, है ना, कि हमें शीत से कोई डिजीज उत्पन्न हुई है तो हम उसमें उष्ण औषध आहार और विहार का जो उपयोग करेंगे, तो उससे उसको क्या कहेंगे कि वो विपरीत है ना, विपरीत। और विपरीत अर्थकारी क्या है कि जो हमें विपरीत अर्थ मतलब कि लक्ष्य जो हमारा विषय है विपरीत अर्थ की प्राप्ति करवाता है। वो खुद विपरीत गुण वाले नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें समान गुण वाले होने के बाद भी वो हमें विपरीत अर्थ की प्राप्ति करवाते हैं, तो उसका मतलब होता है विपरीत अर्थकारी। और सुखानुबंध का मतलब क्या होता है कि हमारी जो डिजीज है वो भी दूर हो जाए और हमें आगे भी कोई कॉम्प्लिकेशन उस चीज से उत्पन्न ना हो। इसके
एग्जाम्पल में आचार्य ने बताया कि जैसे कि ज्वर है, उसमें दाह और प्यास उत्पन्न होती है, तो अगर हम उसमें शीतल जल दे देंगे तो तत्काल तो क्या है कि उस चीज की शांति हो जाएगी, लेकिन फ्यूचर में क्या है, वो जो दाह प्यास उस शीतल जल के सेवन से और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसको हम सुख अनुबंध नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे जो डिजीज थी वो भी खत्म नहीं हुई और हमें आगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाएंगी। तो जो चक्रपाणी ने उपशय हैं वो 18 टाइप के बताए हैं, और इनको डिटेल में हम किसी अलग वीडियो में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक है। उसके बाद है संप्राप्ति। संप्राप्ति जाति आगति थी अर्थांतरम व्याधे। तो क्या है ये, जैसे कि हमने पहले भी 3 बार ये पढ़ लिया है कि समान अर्थ वाले जो शब्द हैं वो ही उसके लक्षण को व्यक्त करने के लिए यूज हुए हैं। तो जाति और आगति क्या है, ये भी संप्राप्ति के पर्यायवाचक है। तो संप्राप्ति क्या होती है, पैथोजेनेसिस, जो आपने सुना होगा कि निदान सेवन से लेकर और व्याधि की उत्पत्ति तक जो पूरा प्रोसेस होता है कि कैसे निदान सेवन हुए, किन दोषों का प्रकोप हुआ, किन दूषियों को दूषित किया गया और कैसे लक्षणों की उत्पत्ति हुई, तो ये सारा जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं। जो पैथोजेनेसिस है, पूरा जो प्रोसेस है डिजीज की उत्पत्ति का, उसको क्या कहते हैं, संप्राप्ति। तो संप्राप्ति के टाइप्स आचार्य चरक ने कितने बताए हैं, 6 बताए हैं। सा संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषज्ञ दिए। तो क्या है, 6 टाइप की संप्राप्ति बताई गई है, संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल और काल। आचार्य चरक ने 6 टाइप की संप्राप्ति बताई है। तो पहली हम देखेंगे संख्या। तो क्या है, संख्या तावत यथा अष्टो ज्वरा पंच गुल्मा सप्त कुष्ठा। तो मतलब क्या है कि 8 टाइप के ज्वर हैं, 5 टाइप के गुल्म, 7 टाइप के कुष्ठ। मतलब कि जो हमें ये बताए, संख्या का जो बोध कराए, उसको क्या कहेंगे, संख्या संप्राप्ति कहेंगे। कि इसने हमें ये बताया कि 8 टाइप के ज्वर हो सकते हैं, 5 टाइप के गुल्म हो सकते हैं, तो जो हमें संख्या के बारे में बताए उसको क्या कहेंगे, संख्या संप्राप्ति कहेंगे। उसके बाद है प्राधान्य संप्राप्ति। प्राधान्य पुनः दोषाणाम तर्तमाभ्याम उपलम्भ्यते तत्र द्वयोस्त्रय त्रिषु तम इति। तो क्या है प्राधान्य संप्राप्ति, प्राधान्य मतलब प्रधानता जो बताए, तो जो दोषों में तरतम भाव को हमें बताए। संसर्ग क्या होता है कि जिसमें 2 दोष मिले हैं, और सन्निपात मतलब जिसमें 3 दोष मिले हैं। तो जहाँ पे 2 दोष मिले होंगे तो एक वृद्धितर होगा और एक कम होगा, और जब 3 दोष मिलेंगे तो क्या होगा, एक वृद्धतम होगा, एक वृद्धतर होगा। तो जैसे कि हमने पढ़ा है गुड बेटर बेस्ट, है ना, तो तर तम भाव को जो बताते हैं वृद्धतर और वृद्धतम, इस भाव को जो दोषों के बताते हैं उसको कहेंगे प्राधान्य संप्राप्ति। उसके बाद है विधि संप्राप्ति। विधि संप्राप्ति विधि नाम द्विविधा व्याधियों निज आगंतुष भेदेन त्रिविधा त्रिदोष भेदेन चतुर्धा साध्य असाध्य मृदु दारुण भेदेन। तो क्या है, जो विधि मतलब कि जो प्रकार, टाइप जो डिजीज के बताए कि निज व्याधि है या आगंतुष व्याधि है, जो हमारे शरीर में दोष दुष्य निदान सेवन से जो उत्पन्न हुई, या फिर आगंतुष निदान के सेवन से जो उत्पन्न हुई है। त्रिविधा मतलब 3 दोष, जो दोष बताए थे उनके बेस पे 3 टाइप की डिजीज, वातिक, पैथिक और श्लेष्मिक। उसके बाद साध्य साध्यता के भेद पे साध्य असाध्य मृदु तारुण भेद से 4 टाइप की डिजीज। तो जो हमें डिजीज के विधि बताए उसको क्या कहेंगे, विधि संप्राप्ति कहेंगे। उसके बाद है विकल्प संप्राप्ति। संवेदानाम पुनः दोषाणाम अंश अंश बल विकल्पो अस्मिन अर्थे। तो क्या है कि जो संवेद एकत्रीभूत जो दोष है उनकी जो अंश अंश कल्पना हमें बताए कि ये दोष है, ये अपने इस गुण के कारण इस दोष को कुपित कर रहा है। जैसे कि निदान सेवन अगर हम कोई करते हैं, जैसे कि हमने मटर का सेवन किया, तो मटर के जो गुण है वो होते हैं रुक्ष, लघु, शीत, विशद। तो क्या होते हैं, वो सारे ही गुण क्या है, वो वात को प्रकोपित करने वाले होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि मटर अपने रुक्ष से भी, लघु से भी, शीत से भी, इन सभी गुणों से क्या कर रही है, वो वात को प्रकोपित कर रही है। तो क्या है, जो अंश अंश कल्पना के बारे में हमें डिटेल से बताए उसको क्या कहेंगे, विकल्प संप्राप्ति कहेंगे। फिर आती है बल और काल संप्राप्ति। बल काल विशेष पुनः व्याधि नाम ऋतु अहोरात्र आहार काल विधि विनियतो भवति। तो क्या है, ऋतु अहोरात्र और आहार भेद से जो हमें डिजीज के बारे में उसके काल के अनुसार और बल जो डिजीज का हमें बताए उसको क्या कहेंगे, बल और काल संप्राप्ति कहेंगे। कि जैसे आप सबको पता ही होगा कि जैसे जो ऋतु है
और या फिर दिन है जो अहोरात्रि है, तो क्या होता है, सुबह के टाइम कफ का प्रकोप होता है, दिन के टाइम पित्त का होता है, और जो शाम के टाइम होता है वात का। ऐसे ही रात्रि के भी 3 पार्ट्स होते हैं, उसमें कफ, पित्त और वात का क्रमशः प्रकोप होता है। ऐसे ही खाना जब हम खाते हैं तो खाना करते समय क्या है, कफ का प्रकोप होता है, जब वो पक रहा होता है तो पित्त का, और जब पच जाता है तो फिर वात का प्रकोप होता है। तो उसी काल में उस दोष की प्रधानता होती है, और उन जो व्याधि हैं उन दोषों से रिलेटेड जो डिजीज है उस काल में वो बलवान होती है। तो जो हमें ये चीज बताए उसको बोलेंगे बल और काल संप्राप्ति। उसके बाद हम देखेंगे कि निदान जो पंचक है उसका प्रयोजन क्या है। तो तस्मान व्याधिन भिषक अनुपहत सत्व बुद्धि हेतु आदि भी। तो क्या है कि जो अनुपहत सत्व मतलब कि अविकृत सत्व वाले जो भिषक हैं उनको व्याधि के ज्ञान के लिए क्या है, इन सभी के द्वारा, जो भी हमने निदान पंचक पढ़ा था, इन सभी के द्वारा ठीक ठीक व्याधि को जानना चाहिए। इन सभी के द्वारा ठीक ठीक व्याधि का ज्ञान उनको करना चाहिए, तभी वो क्या कर सकेंगे कि किसी भी डिजीज की जो चिकित्सा है उसको करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट जो श्लोक है इसमें भी यही बताया गया है कि निदान इत्य अर्थ संग्रह निदान स्थानम उद्विष्टो भवति तम विस्तरेण उपदिशंतो भूय तरमंतो अनुव्याख्याशा में। क्या है कि निदान स्थान में यहाँ पे हमने क्या है, संक्षेप में जो है ना, शॉर्ट में, ब्रीफ में जो हमने एक्सप्लेनेशन देख ली है, और विस्तार से भी इसका जो है उपदेश करते हुए इसकी व्याख्या यथास्थान, मतलब कि जहाँ पर भी जिस डिजीज का वर्णन करेंगे वहां पर उसके हेतु, उसके पूर्व रूप, उसके रूप, उसके उपशय और संप्राप्ति वगैरह सब वहां पे डिटेल में जो एक्सप्लेन है वो सब किया जाएगा। तो 8 रोगों का क्रमिक 8 रोग जो बताए गए हैं निदान स्थान में, 8 डिजीज जो बताए गए हैं, तत्र प्रथमतः एव तावद्या लोभ अभिद्रोह कोप प्रभावन अष्टो व्याधि निदान पूर्वेण क्रमेण व्याख्याशामय तथा सूत्र संग्रह मात्रम चिकित्साया। तो यहाँ पे क्या है कि लोभ, अभिद्रोह और कोप है ना, इनसे उत्पन्न जो 8 जो मेन डिजीज है वहां यहाँ पे हमने निदान स्थान में इनका निदान पूर्वक क्रम से, मतलब कि निदान इनके पूर्व रूप वगैरह सब यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। और संक्षेप में क्या है, हमने इनके चिकित्सा सूत्र भी इन सब डिजीज में यहाँ पे बताए जाएंगे, संक्षेप में चिकित्सा सूत्र भी बताए जाएंगे। और चिकित्सितेषु च उत्तर कालम यथा उपचित विकाराणाम अनुव्याख्याशाम में। तो क्या कहा गया है कि चिकित्सा स्थान में, जब चिकित्सा स्थान में हम देखते हैं तो वहां पे 30 चैप्टर वर्णन किए गए हैं, और निदान स्थान में क्या है, 8 डिजीज का वर्णन किया गया है। तो चिकित्सा स्थान में क्या है कि ये 8 डिजीज तो कही जाएंगे, लेकिन उनके बाद में जो अन्य रोग हैं उनकी भी क्रम से व्याख्या वहां पे की जाएगी। तो ये 8 डिजीज यहाँ पे निदान स्थान में बताई गई हैं। इन शॉर्ट हमने जो मेन टॉपिक आज पढ़ा है वो है निदान पंचक, और निदान पंचक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है थ्योरी पर्पज से भी और ट्रीटमेंट पर्पज से भी। ट्रीटमेंट पर्पज से तो हमने देखा है कि किसी भी डिजीज की चिकित्सा करने में हम सक्षम तभी होंगे जब हम निदान पंचक किसी भी डिजीज का जानते होंगे, और थ्योरी पर्पज से भी इसका 10 या 15 मार्क्स में जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे जो ज्वर के बारे में इसमें बताया गया है उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप सबके कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में लिख दें। अगर आपके कम डाउट हुए तो हम उसको जो नेक्स्ट वीडियो है उसके स्टार्टिंग में क्लियर कर देंगे, या फिर ज्यादा डाउट हुए तो उसके लिए हम अलग से कोई वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।